वेलकम यू ऑल इन सक्षम एकेडमी। मैं अनुपमा आप सबको साइंस का या आपको बायो का क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ा रही थी, जिसमें हमने पहला सब यूनिट ख़त्म कर लिया। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को देखा था कि हम सांस लेते कैसे, यानी इनहेल और एक्सेल ऑफ गैसेस कैसे होता है। आज हमें ये देखना है कि इनहेल और एक्सहेल के बीच में ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जो 1 सेकंड में यूँ हम सांस ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो इसके बीच में कौन कौन से वो ऑर्गन हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हमें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ना है तो कुछ इतने पार्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना है। पहली बात तो ये, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक वेल मॉडिफाइड ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करता है, जिसे हम लंग्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लंग्स के बारे में देखें तो लंग्स क्या एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, लंग्स की बात करें, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, तो आपको दिखेगा ये जो आपका मेरी तरफ से लेफ़्ट साइड का लंग है और ये राइट साइड का है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग इसको समझिए, ये लेफ़्ट साइड का लंग्स है, राइट साइड का। पहली बात, आपको देख के क्या लग रहा है कि जो लेफ़्ट वाला साइड का लंग है वो हल्का सा नीचे की तरफ है, राइट वाला हल्का सा ऊपर की तरफ है। ये एनाटॉमी है लंग्स की, ऐसा होता है। अगर आप नॉर्मली लंग्स को देखें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो राइट साइड का हल्का सा ऊपर होता है। इसका रीज़न है, राइट साइड में आपके लीवर होता है, जिस वजह से आपका जो लंग्स है राइट साइड का, या लंग जो आपका राइट साइड को स्लाइटली अपवर्ड होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद आपको शेप में एक चेंज दिख रहा होगा। जब मैं मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा रही तब मैंने कोई शेप के बारे में नहीं डायग्राम में डिस्कस किया, नहीं आपको बताया, क्योंकि हमें आज डिस्कस करना है। आप देख रहे होगे ये लेफ़्ट साइड में हल्का सा लंग्स को मैंने नीचे की तरफ ऐसे मोड़ दिया है। ये मैंने मोड़ा नहीं, ऐसा होता है। आप इसको देख भी सकते हो, अगर घर में या किसी के आपने कभी भी एक्सरे की रिपोर्ट देखी होगी लंग्स की, तो आप ये चीज़ देखोगे लेफ़्ट साइड में जो ये पोर्शन इतना गायब रहता है। अच्छा ये बताओ, ये लेफ़्ट साइड में इतना गायब क्यों है? क्योंकि बच्चों आपको पता है हमारे लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच में हार्ट होता है, बीचों बीच में होता है, स्लाइटली लेफ्ट तरफ मुड़ा होता है, हल्का सा लेफ्ट की साइड होता है। ये हल्का सा लेफ्ट में हट के आ जाने की वजह से लंग्स का ये एरिया ऐसा हो जाता है। किसकी वजह से? लंग्स की वजह से, सॉरी हार्ट की वजह से। तो हार्ट के आने से लंग्स का ये शेप ऐसा हो जाता है। इस शेप को भी एक नाम दिया जाता है, इस शेप को एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं लिंगुला। ये लिंगुला क्या है? ये लेफ्ट साइड के लंग का नीचे का शेप होता है जो हल्का सा कर्व होता है। ठीक है, हार्ट की वजह से। ठीक, ओके। उसके बाद बच्चों मैं बता दूं आपको, लंग्स में भी डिवीज़न होता है। जो आपका लेफ्ट साइड का लंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अपर है और लोअर है। राइट साइड का लंग 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर होता है, मिडिल होता है, लोअर होता है। लेफ्ट में 2 क्यों है? लिंगुला की वजह से कम स्पेस होता है, और राइट में आपका ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक देख करके लंग्स के बारे में आप कितना कुछ जान सकते वो बताया। अब हमें 1 बाय 1 सारे ऑर्गन के बारे में पहले जानना है कि ऑर्गन है क्या, फिर हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये सारे ऑर्गन मिलकर के कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ नाम जो आपको पढ़ना है। सबसे पहला नोज़। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सबसे पहला जो रोल होता है वो नोज़ का होता है। अगर आप ब्रीदिंग की बात करें तो भी सबसे पहला रोल जो नोज़ का होता है। क्यों? क्योंकि नोज़ ही वो चीज़ है, या आप कह सकते हैं वो पहला ऑर्गन है जिसकी मदद से एयर जो है वो इंटर करती है हमारी बॉडी में। जो हवा है, अभी आप ये मत कहो ऑक्सीजन है, आप ये कहो हवा है। जो हवा है वो हमारी नाक की मदद से ही हमारे शरीर में अंदर जाती है। तो नोज़ क्या है? पहली ऐसी ओपनिंग है, नोज़ पहली ऐसी ओपनिंग है जो हवा को अंदर आने देती है हमारी बॉडी में। ठीक, जैसे ही हवा नाक में गई तुरंत एक चैम्बर, एक जगह आएगी। ठीक है, चैम्बर मतलब एक जगह, और उसका नाम नेज़ल चैम्बर। अच्छा, नेज़ल चैम्बर क्यों? क्योंकि नोज क्या, देखो यहाँ नोज है, नोज से जस्ट एक जगह हमें मिल रही है जिसे हमने नाम दिया नेज़ल चैम्बर। वो चैम्बर, वो जगह या एक कमरा जो हवा को अंदर आने के लिए, रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, नेज़ल चैम्बर। होता क्या है बच्चों, ये जो नेज़ल चैम्बर है,
ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर छोटे छोटे थिन हेयर होते हैं, ठीक है, और एक लिक्विड होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। क्या होता है? लिक्विड। यानी नोज से आपने एयर को अंदर लिया, नोज में 2 होल होते हैं जो मदद, एक दरवाजे की तरह जो मदद करते हैं हवा को अंदर आने में, उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल। वो मदद किया हवा को अंदर आने में, ठीक। फिर होता क्या है, उसके बाद एक चैम्बर मिला जहाँ पे हवा जाके रुकी, उस चैम्बर के अंदर कुछ हेयर होते हैं और म्यूकस सिक्रेट होता है। अब ये हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, क्या होता है, कभी कभी देखा है जहाँ बहुत धूल होती है हमें छींक आ जाती है। ये कोई एक आप कह सकते हो कोई मजाक की बात नहीं होती, या ये कह दो कि ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। होता क्या है, जब हवा नोज़ के थ्रू एंटर करती है तो हवा नेसल चैम्बर में जाती है, तो नेसल चैम्बर में जो हेयर होते हैं और म्यूकस होता है, ये क्या करता है, ये हेयर के अंदर की इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप कर लेता है, खींच लेता है और प्योर हेयर को अंदर जाने में मदद करता है, ठीक है। और इसी की रिएक्शन की वजह से इस चीज़ को, इस अनवांटेड मटेरियल को हमारी नोज़ से बाहर निकालने के लिए हमें छींक आती है, ठीक है। नोज से एयर को इंटर करते हैं, नेसल पैसेज जो रास्ता देता है, फिर नेसल चैम्बर जो जगह देता है, नेसल पैसेज रास्ता देता है, पैसेज रास्ता देता है हवा को और अंदर जाने के लिए, ठीक है, हवा को और अंदर जाने के लिए नेसल पैसेज रास्ता देता है। फिर तुरंत मैंने एक चीज़ लिखी, फेरेंक्स। फेरेंक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने डायग्राम में बताया, खाना मुंह से आया और इसोफेगस यानी फूड पाइप में चला गया, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा नोज से नेसल चैम्बर से होते हुए, नेसल पैसेज से होते हुए उस जगह जाती है। किस जगह? ऐसी जगह जहाँ पे आपका फूड पाइप, देखो ये बना है ना बच्चों, अब मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, यहाँ से माउथ है, यहाँ से नोज है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, माउथ की पाइप अलग हो रही है और विंड पाइप अलग हो रही है, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक साथ दिख रही है, वही आपका फेरेंक्स है। फेरेंक्स वो ऐसी पोजीशन है जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप आपको बिल्कुल एक साथ मिलती हुई दिखती है, या जहाँ पे मिलती है उसे हम फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। फेरेंक्स के बाद अगर हम आगे बात करें तो मैंने लिखा है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। होता क्या है, ग्लोटिस और एपिग्लोटिस 2 चीज़ें हैं। आपने देखा ये फूड पाइप और विंड पाइप यहाँ बिल्कुल अलग हो गई है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये फेरेंक्स के बाद आप आ रहे हो तुरंत यहाँ ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होती है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। जो हमारा विंड पाइप है जिसकी मदद से हवा अंदर लंग्स में जाएगी, उसकी जो आपकी जहाँ से वो शुरुआत हो रही है, जहाँ से आपका विंड पाइप शुरू हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। पर ग्लोटिस को ना एक ढक्कन से ढक दिया जाता है, उसी ढक्कन को हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस वो ओपनिंग है जहाँ से आपकी हवा जो है अंदर जाती है विंड पाइप में, पर वो ओपनिंग को हम एक ढक्कन से ढक देते हैं, उसी को हम एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक ढक्कन है ना, ये ग्लोटिस के लिए और फूड पाइप दोनों के लिए एक ही ढक्कन है। ये एक सिंगल कैप है जो ग्लोटिस को भी ढकता है और फूड पाइप को भी ढकता है, ठीक है। तो होता क्या है, जिस टाइम हम खाते हैं उस टाइम ये ग्लोटिस आ करके ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को हल्का सा ढक देता है। इतना ढकता है, ये जो आपका एपिग्लोटिस है ना, ये इस तरीके से आ करके आपके फूड पाइप को विंड पाइप को ढक देगा। जानते हो क्यों? ताकि आप जो खाना खा रहे हो ना वो विंड पाइप में ना जा पाए, ठीक है। और इसलिए खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एपिग्लोटिस बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, विंड पाइप पे जाऊँ कि फूड पाइप पे जाऊँ। और कई बार क्या होता है, हम मुंह में जब खाना जाता है ना तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि मैं डाइजेशन करना है, तो डाइजेशन की प्रोसेस करता है, तो वो सिग्नल देता है एपिग्लोटिस को कि तुम थोड़े समय के लिए ग्लोटिस को हल्का सा ढक दो ताकि खाना डायरेक्टली फूड पाइप में जा सके। हम अगर खाने को मुंह में लेकर के बोलना भी शुरू करते तो ब्रेन कंफ्यूज होता है, अरे बोल रहा है, इसका मतलब क्या, तुम अब जाकर के फूड पाइप को ढक दो। तो कन्फ्यूज़न में कई बार क्या होता है, खाना जैसे निकलने गए, अब वो एपिग्लोटिस को ढकना था लेकिन वो फूड पाइप को ढक दिया, खाना कहाँ गया, विंड पाइप में। इस वजह से एपिग्लोटिस को क्या, वो ग्लोटिस को ढकती है जिस टाइम हम खाना खाते हैं, पूरा कभी नहीं ढकती है। एयर पैसेज के लिए जगह चाहिए ना, थोड़ा सा ढकती है। तो ये था आपका एपिग्लोटिस, ठीक। इसके बाद आपका ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, फिर आपका आता है लैरिंक्स। बच्चों लैरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स को एक नाम देते हैं वॉइस बॉक्स।
यानी वो ऑर्गन जहाँ से हमारी बॉडी में साउंड जो हम बोलते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम लैरिंक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। होता क्या है, ये आपका वॉइस बॉक्स क्यों, क्योंकि ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो ऑर्गन होता है उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। अच्छा, इसको समझोगे कैसे? कभी कभी आपने ह्यूमन बींग्स में ऐसे देखो, मेल बॉडी में आपने देखा है गले में एक कोन जैसा कुछ निकला हुआ, उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। बहुत से लोगों में देखा है। ये क्या होता है, ये लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स है ना, ये उसके अंदर का एक ऑर्गन है जो कि कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज मतलब एक ऐसी बूंद, एक टाइप्स ऑफ बूंद में आता है, ऐसी बूंद जो थोड़ी फ्लेक्सिबल या बहुत ही कहो फ्लेक्सिबल होती है, और कार्टिलेज मसल, ये दो चीज़ें होती हैं। जब किसी में आपने कार्टिलेज ला दिया यानी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो उससे बना हुआ रहता है, जिसके अंदर पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं और एक गोल सा राउंड सा। अब क्या हुआ, ये घूमता है और पतली पतली बूंस को ऐसे हिलाता है, तो इससे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो लैरिंक्स होता है वो विंड पाइप में जाते वक्त बीच में पड़ता है, किसके नीचे पड़ता है, ग्लॉटिस के नीचे। ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वाइब्रेशन होती है, तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। और सबसे अच्छा वेल डेवलप्ड लैरिंक्स किसके अंदर है, वॉइस बॉक्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है। ओके, फिर इसके बाद जैसे हम नीचे गए आया ट्रैकिया। ट्रैकिया आपका क्या है, ट्रैकिया आपका है विंड पाइप, वो पाइप जो हवा को अंदर लंग्स में जाने के लिए पूरी जगह दे रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने कुछ ग्रीन कलर में बनाया और लिखा रिंग ऑफ कार्टिलेज। जानते हैं जो ट्रैकिया होता है, पाइप होता है, वो सी शेप की, वो सी शेप की बूंद से, ऐसे सी शेप की बूंद से बना हुआ रहता है, और ये बूंद कार्टिलेज की होती हैं। यही रीज़न है कि कभी अगर हम नहीं बोल रहे हैं या हम सांस नहीं ले, या हम सांस ले रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं, तो उस केस में हमारे जो ट्रैकिया विंड पाइप वो चिपकती नहीं है कभी, चाहे हम सांस ले या छोड़ें, कभी भी हमारा ट्रैकिया जो विंड पाइप है वो चिपकता नहीं है। उसके लिए बस यही एक रीज़न है कि ये जो ट्रैकिया है ये छोटी छोटी आपकी सी शेप की बूंद से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। कम से कम 16 से लेके 20 ये रिंग पाई जाती है ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वो ट्रैकिया नीचे गया, नीचे जाके वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट, दोनों को नाम दिया गया ब्रांचस। ठीक है, ये ब्रांचस अब अंदर गया, ये और डिवाइड हुआ, उसको हमने कहा ब्रांचियोल्स। इतना समझ में आया। ये था आपका थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के डायग्राम के बारे में। ठीक है, क्या देखना है कि ये रेड कलर की ये जो कुछ चीज़ें बनी हैं ये है क्या, एक्चुअली पूरा फंक्शन इसी का है। ठीक, हमने देखा नोज़, नोज़ से एयर इंटर की, नेसल चैम्बर में गई, वहाँ से नेसल पैसेज में गई, वहाँ से जाने के बाद फेरेंक्स में गई, फेरेंक्स ने मदद की अंदर ग्लॉटिस से, अब वो एयर अंदर घुसी, विंड लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुआ, और अंदर गया तो कहाँ गया, ट्रैकिया यानी विंड पाइप में। विंड पाइप जैसे ही नीचे गई, उसने विंड पाइप ने खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ ब्रांचियोल। वो ब्रांचियोल दोनों एक एक लंग्स के अंदर चला गया, वो फर्दर छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो गया, वो ब्रांचियोलस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा एयर जो है वो अब ब्रॉन्चियस में चली आई। अब बच्चों क्या होगा कि एयर अब ब्रॉन्चस, ये आपका ब्रॉन्चस है, ब्रॉन्चस में आने के बाद जब आई तो वो देख रही है कि ये ब्रॉन्चस भी कई पार्ट में डिवाइड है। इस कई पार्ट जो ब्रांच लाइक शेप निकल गया है उसको हम ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। लेकिन फिर आप क्या देख रहे हो, हर ब्रॉन्चियोल्स में रेड रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा है। आपको पता है बच्चों, इसे हम एल्वोलाई कहते हैं, और पूरा का पूरा जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है सिर्फ इसी की वजह से होता है। ये सब तो बस मदद कर रहे हैं, ये सब सिर्फ मदद कर रहे हैं एयर को आने के लिए, लेकिन जो पूरा का पूरा फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ एल्वोलाइज की मदद से होता है। एल्वोलाइज को बच्चों एक नाम दिया जाता है, एयर सैक, मतलब हवा का झोला या बैग। ठीक है, होता क्या है, ये लंग्स के अंदर जो आपको छोटे छोटे रेड कलर में दिख रहे हैं ये एल्वोलाइज, ये नियर अबाउट बच्चों 274 से लेके 790 मिलियंस तक हर लंग्स के अंदर एल्वोलाइज होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो नियर अबाउट 274 से लेके 790 मिलियन तक एल्वोलाइज हमारे लंग्स में होती हैं। अगर आप कभी भी ना किसी के लंग्स को देखोगे, एक जिंदा इंसान के लंग्स को देखो तो रेड कलर में दिखता है, डार्क रेड कलर में दिखता है।
पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ एल्वोलाइज की वजह से। अब हम ये देखेंगे कि एल्वोलाइज का फंक्शन क्या है और ये एल्वोलाइज रेड कलर में क्यों होती हैं। ठीक है, दरअसल बच्चों एल्वोलाइज का कलर बिल्कुल भी रेड नहीं होता है, बस कि किसी की वजह से रेड हैं। किसकी वजह से रेड है? हमारी बॉडी में रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारा ब्लड होता है। ब्लड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो भी हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या बच्चों कि ये जो एल्वोलाइज हैं इनको हम एयर सैक कहते हैं। मान लो ये एक एल्वोलाई है और ये पता है ये ढकी होती है, ये कवर होती हैं एक चीज़ से जिसको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। बच्चों क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरीज। अब ये सुनो, ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? जो ब्लड होता है वो किसकी मदद से फ्लो करता है? वेसल्स की मदद से। वो नसें होती हैं जो खून को आगे बहाती हैं। नसें भी आपकी 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। 9th क्लास का टॉपिक था। आर्टरीज जो प्योर ब्लड को फ्लो करती हैं, वेन्स जो इम्प्योर ब्लड की। हमारी बॉडी में एक ऐसी जगह आती है, सपोज करो ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है, ये आते आते नीचे क्या हुए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और वो जगह जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स दोनों मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। जहाँ आर्टरीज और वेन्स दोनों पाए जाते हैं वहाँ कैपिलरीज कहते हैं। तो होता क्या है, हर एक जो आपकी मिलियंस ऑफ एल्वोलाइज हैं, हर एक एल्वोलाइज कवर हुई, ढकी हुई है किससे? ब्लड कैपिलरीज से। अच्छा, एक है एल्वोलाई वो ढक गई है ब्लड कैपिलरीज से, पूरी तरफ से कवर हो गई है, बिल्कुल दिख नहीं रही है। तो ब्लड कैपिलरीज का कलर क्या है? रेड। इससे एल्वोलाइज कैसी हमें दिखती हैं? रेड कलर की दिखती हैं। तो होता क्या है, हवा या एयर नोज से आई नेसल चैम्बर, नेसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स में, ग्लॉटिस से मदद होते हुए विंड पाइप में आई। आते आते जब वो एल्वोलाइज के अंदर गई एयर, तो एल्वोलाइज के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज थी उसके अंदर क्या हुआ, इन्हीं एयर के अंदर से ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ गया? एल्वोलाइज से ब्लड कैपिलरीज तक गया। ये लंग्स का काम है। लंग्स ने क्या किया? हवा को लेकर के ब्लड में पहुंचाया, हवा को लेकर के ब्लड में पहुंचाया, पर ब्लड उस हवा में से किसको लिया? ऑक्सीजन को लिया। हमने ये देखा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो लंग है इसने कैसे ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाया, और हमें करना क्या है? ब्लड में से इसको कहाँ ले जाना है? सेल के अंदर ले जाना है। ठीक है, यानी आपने देखा लंग्स किस तरीके से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। होता क्या है बच्चों कि जब एल्वोलाइज के अंदर एयर जाती है, इट मीन्स आपका ऑक्सीजन गया, तो ब्लड जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन को खींच लेता है और सेल में ले जा कर के देता है। तुरंत एक प्रोसेस होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट में क्या निकला? CO2 निकला, वो ब्लड कैपिलरीज में आया, अब एल्वोलाइज ने उसको खींच लिया, फिर वापस उल्टे प्रोसेस से नोज के थ्रू बाहर कर दिया। ये था आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ठीक है, तो हमने देख लिया कैसे एल्वोलाइज तक एयर जाती है। अब हम ये देखेंगे कि एल्वोलाइज के अंदर जाने के बाद कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कैसे O2 ब्लड में गया और CO2 आया। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इस टॉपिक को यानी गैसियस एक्सचेंज इन एल्वोलाइज को एक नाम दिया जाता है अलग से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस से या हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स या एल्वोलाई, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है जो मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, आप ये सपोज करिए कि ये एक एल्वोलाई है, जो आपके मिलियंस ऑफ एल्वोलाइज है उसमें से एक एल्वोलाई है। ठीक है, ये एक एल्वोलाई है आपकी। अब क्या हुआ, जब आपने सांस लिया, ठीक है, नोज से होते हुए आपका विंड पाइप से होते हुए, अब ये एयर आपकी ब्रोंचस ब्रोंचियोली से होते हुए कहाँ आ गई? एल्वोलाई में आई। ठीक है, हम देखते हैं बच्चों, पहले ही मैंने बताया है कि अगर एयर अंदर आ रही है यानी एयर आ रही है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं। आप एक इन्वायरमेंट में हो, वहाँ पे कितनी गैसें कितनी रेशियो में है उसी हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर भी जाती हैं। हमारे नोज़ के अंदर अब तक कोई ऐसा स्पेशल फंक्शन नहीं आया है कि एयर में से भी वो छांट करके सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेकर के आए। ठीक है, होता क्या है
कि वो सारी गैसेस को लेकर के आती है। अब ये डिसाइड करना हमें किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कितना लेना है, ये हमारे ब्लड पे, हमारे लंग्स पे भी डिपेंड नहीं करता, ये हमारे ब्लड पे करता है। कैसे? मान लो हम जिस एनवायरनमेंट में है, हमने वहाँ पे सांस लिया, मैं एक एल्वोलाई की बात कर रही हूँ, ये फंक्शन मिलियंस ऑफ एल्वोलाइज में चलता है, ठीक है। हुआ क्या, जब हमने सांस लिया तो कुछ गैसें अब वहाँ से होते हुए एल्वोलाइज में आई, उसमें आपके क्या था, नाइट्रोजन था, ठीक है, ऑक्सीजन था, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी थे, ठीक है, और एक्स्ट्रा और भी गैसेस थी, रेस्ट गैसेस में लिख दूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने सांस लिया, सारी गैसें आकर के कहाँ भर गई, एल्वोलाइज के अंदर। पर बच्चों वो एल्वोलाइज ढका किससे है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज मतलब आर्टरीज और वेन्स से, ठीक है। अभी हम ये भी जानेंगे कि आर्टरीज और वेन्स से क्यों ढका है, क्यों सिर्फ एक से नहीं ढका है, यानी यहाँ प्योर ब्लड की भी वेन से और इम्प्योर ब्लड की भी है। हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे आया और ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या भरा होगा बच्चों, ब्लड, ठीक है। अच्छा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर बताता है कि हमारे अंदर ब्लड, इतना ब्लड ज़्यादा है, इतना कम है, या कितना होना चाहिए। तो बच्चों वो कभी ब्लड को नहीं बताता है, वो बताता है कि हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन कितना है, कितना होना चाहिए, कितना। अब हम ये देखेंगे कि ब्लड के बहुत से पार्ट होते हैं, बहुत से उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हम हमेशा प्रीफर हेमोग्लोबिन को ही क्यों करते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर कई कंपोनेंट हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह हैं। हम अभी बात करें हेमोग्लोबिन की, तो होता क्या, हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट दैट इज़ हेमोग्लोबिन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, वही एक रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन। होता क्या बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट है जिसे हमने क्या नाम दिया, हेमोग्लोबिन। अब इसको एक स्टोरी की तरह समझो। सपोज करो हम अपने घर में हैं और हमारे घर के बाहर बड़ा सा गार्डन है जिसमें कॉलोनी के सारे बच्चे खेलने आते हैं, ठीक है। तो हमारी मम्मी ये कहती है तुम्हें बाहर निकलना ही नहीं है, तुम्हें बाहर जाना ही नहीं, हाँ तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को घर के अंदर बुला सकते हो, तुम्हें नहीं जाना है, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को घर के अंदर बुला सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम बालकनी में खड़े होकर के देखेंगे कब उस गार्डन में सारे तो मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड कब आएगा, कब वो आएगा, कब उसको मैं अपने घर लेके आऊँगा। ठीक है, ऐसा ही हेमोग्लोबिन के साथ होता है। हेमोग्लोबिन ब्लड कैपिलरीज में भरा हुआ है, ये बाहर नहीं जा सकता। अब ये वेट कर रहा है कब मेरा बेस्ट फ्रेंड आएगा, और इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ऑक्सीजन है। ये वेट कर रहा है मेरा कब बेस्ट फ्रेंड आएगा, तो ये बार बार बालकनी में झांक रहा है, यानी बार बार एल्वोलाइज की तरफ देख रहा है। जैसे इसने देखा कि ढेर सारी गैसेज आई हैं, यानी ढेर सारे फ्रेंड्स आए, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ गया, ये रहा, तुरंत खींच के लेते आएगा इसको अपने घर में, यानी ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, तुरंत क्या किया हमने, अपने बेस्ट फ्रेंड को खींच के लेते हैं, बुला लिया, तुम आओ चलो। अच्छा बुलाया, यहाँ पे हेमोग्लोबिन कैसे बुलाएगा, यहाँ हेमोग्लोबिन एक प्रोसेस से बुलाता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है और आपका एल्वोलाइज में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, हायर से लोअर की तरफ, यानी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बुलाता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, चलो तुम मेरे घर में। डिफ्यूज़न के प्रोसेस से इसको खींच लिया, कहाँ लेके आया, ब्लड कैपिलरीज में लेके आया। ब्लड कैपिलरीज से कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया, सेल के अंदर वो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ और फिर रिलीज क्या हुई, एनर्जी। एनर्जी बनने के बाद बाई प्रोडक्ट में क्या निकला आपका, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब हेमोग्लोबिन के पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम हो गई, तुम अपने फ्रेंड को तो लेके आए हो, लेकिन इसके साथ साथ जो तुम ये बाकी सामान लेके आए हो ना, इसका यूज़ नहीं, इसको बाहर करो। अब हेमोग्लोबिन फंस गया कि अब हमें क्या करना है, CO2 को बाहर करना है। तो सेम उसी प्रोसेस से ब्लड कैपिलरीज में लाया, यहाँ से वापस एल्वोलाइज में भेज दिया। किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न की ही प्रोसेस से। अब ये देखो एल्वोलाइज में क्या क्या हो गया, O2 तो चला गया, लेकिन N2 था, रेस्ट गैसेस थी, और CO2 और ढेर सारा आ गया। अब उसी अपोजिट प्रोसेस से एल्वोलाइज के अंदर से सारी गैसें जैसे आई थी वैसे वैसे चली गई। ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वोलाइज। ठीक है, जैसे जैसे आया वैसे वैसे गया। एक चीज़ और है, टॉपिक खत्म है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों किसी किसी बुक में बात दी भी गई है
एक बात तो हम समझ गए, गैसेज हम सारी ले लें इन्वायरमेंट से, पर हमारी बॉडी किसको एक्सेप्ट करती है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को करती है। इसीलिए हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अच्छा रिलीज़ किसको करिए? जो गैसें जैसे जैसे आई वैसे वैसे चली गई, लेकिन हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा किसको निकाला? CO2 को निकाला। और एक्स्ट्रा लिया किसको? O2 को। इसीलिए ब्लड में कौन गया, ब्लड से कौन निकला, इससे मतलब है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट गैसेस हमेशा साथ में आती है, साथ में भगा दी जाती है, ठीक है, वो ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच नहीं पाती हैं। पर कभी कभी आप लोगों ने देखा या सुना है कि किसी के घर में ठंड के समय में किसी ने अंगीठी जलाई थी, रात को दम घुटने से मर, बहुत से लोगों का न्यूज़ में आता है ठंड के टाइम पे। तो कभी ये सोचा है कि अगर उस इंसान का दम घुट रहा है तो दरवाज़ा खोल के वो बाहर क्यों नहीं गया? कभी कभी सुना है किसी घर में AC चल रही थी, कोई डिफ़ॉल्ट क्या आया कि AC चली, घर के लोग गए, कैसे, क्या हुआ? ये चीज़ हमको यहाँ देखना है। होता क्या है बच्चों, हमारा जो ब्लड है वो दुनिया में सिर्फ 2 गैसों को एक्सेप्ट करता है। जो हमारा ब्लड है, यानी ये जो हमारा हेमोग्लोबिन है, ये दुनिया में सिर्फ 2 गैसों को एक्सेप्ट करता है। एक तो आपने देखा उसका बेस्ट फ्रेंड, वो कौन था? ऑक्सीजन। और एक उसका है बचपन का दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एक ऑक्सीजन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये 2 हो जाता है तो डाइऑक्साइड। दुनिया में 2 गैसेज हैं जिसको हमारा हेमोग्लोबिन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, आने देता है ब्लड के अंदर, बाकी किसी को नहीं। एक आपका है ऑक्सीजन जिसको आने देता है, दूसरा आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। पर बेटा होता क्या है कि जो इसका बेस्ट फ्रेंड ऑक्सीजन, वो इसके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इसके फैमिली के सब मेंबर के लिए भी अच्छा है। मेंबर कौन है? लंग्स, हार्ट, आपके और ऑर्गन, लेग, स्टमक, ब्रेन, सबके लिए अच्छा है। पर जो इसका चाइल्डहुड वाला फ्रेंड है ना, जो बचपन में मिला था, बीच में गैप हो गया, वो जो है ना, वो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन वो बड़ा खतरनाक है, वो मतलब के लिए आया है, वो बाकी घर वालों के लिए बहुत ही नुकसान है, यानी वो पॉइजन फैलाता है। तो होता क्या है, मान लो एक बार किसी ने सांस ली, अब नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सब और रेस्ट गैसेस इंटर की। बेटा हुआ क्या आज भी हेमोग्लोबिन के मम्मी पापा ने क्या कहा? तुम जाओ और गार्डन से अपने दोस्त को लेते आओ, तुमको नहीं जाना है। आज भी ये गया, अपने बालकनी में से देखने गया, ठीक है, हेमोग्लोबिन देखने गया। पर दिक्कत क्या हुई, आज उन लोगों में इसका बेस्ट फ्रेंड तो था, लेकिन उसके साथ साथ इसका बचपन का दोस्त आज उसको दिख गया। तो आज वो क्या कहा, यार तुम तो रोज़ आते हो, वो आज आया है, ठीक है, मैं आज उसको लेके जाऊँगा। यही होता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमने सांस लिया और सारी गैसेज ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, भले कम अमाउंट में हो, तो हमारा हेमोग्लोबिन सबसे पहले किसको लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। हमारा हेमोग्लोबिन 2 गैसों को लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को। उसमें भी अगर दोनों है तो किसको पहले लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को, क्योंकि बचपन का दोस्त है, कभी कभी ही मिलता है। लेकिन बड़ा नुकसान कर दिया, ये गया डिफ्यूज़न से हेमोग्लोबिन के अंदर गया, ब्लड स्ट्रीम में गया, सेल में गया, ठीक है। अब ये क्या किया, ये हर ऑर्गन में जा कर के पॉइजन फैला दिया। अब क्या होगा, हेमोग्लोबिन के साथ साथ उनका घर भी गया, सब लोग गए। तो यही होता है, जब कोई अंगीठी वगैरह घर में जला के रात में हर तरफ से कमरे को बंद कर लेता है, तो उसके अंदर से धीरे धीरे मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होने में क्या होता है, वो रेस्पिरेशन तो करेगा, उसको कोई पेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन एक्सेप्ट कर रहा है उसको। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इंसान बेहोश होता है, ब्रेन को अनकॉन्शियस करता है और धीरे धीरे ऑर्गन्स पे पॉइजन फैलाता है, इंसान सोए सोए ही मर जाता है। यानी 2 गैसेस थी, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें बचना चाहिए मोनोऑक्साइड से, ठीक है। तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगी। ये 10th तक के लिए एक पूरा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।